हेलो 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 एंड वेलकम टू अ न्यू लेक्चर ऑफ क्लास विस्टा, जहाँ पे हम कर रहे हैं क्लास 11 की तैयारी केमिस्ट्री के साथ। आज है नया चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग का आज से हम शुरू करने वाले हैं ऑन दिस इज योर लेक्चर नंबर 1। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। अभी ये जो केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है ये हम लोगों ने पहले नहीं किया था। हम लोगों ने पहले थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम वगैरह जो जो बाकी चैप्टर्स है वो हम लोगों ने किया था। अभी तो तुम्हारा 3 ही चैप्टर्स बाकी है ना, केमिकल बॉन्डिंग एंड जीओसी एंड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, जीओसी एंड हाइड्रोकार्बन्स इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट। अब ये केमिकल बॉन्डिंग जो है ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट जो है। ये क्या होता है, ये हम लोग मैंने ये लास्ट में क्यों पढ़ाया, क्योंकि ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है। फर्स्ट तो ये एक्चुअली में थोड़ा वास्ट है। देन इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू 11 का जो पोर्शन है, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू क्लास 12 का भी, मतलब 12 का जो कॉन्सेप्ट है इसके लिए तुम्हें अभी क्लास 11 का केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से पढ़ना होगा। तो इवन इफ यू आर नॉट सीरियस फॉर योर क्लास 11 स्टडीज, जो कि मैं बोलूँगा अभी भी टाइम है, सीरियस हो जाओ। लेकिन अगर तुम क्लास 12 का ही सोच के पकड़ रहे हो कि नहीं मुझे क्लास 12 में अच्छा करना है, 11 को मैं सिर्फ जैसे तैसे पास कर लूँ, फिर भी मैं बोलूँगा कि क्लास 12 का मार्क्स डिपेंड करेगा तुम कितने अच्छे से क्लास 11 को समझते हो। ठीक है, अब ये क्लास 11 में ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट्स लगेंगे ना वो क्लास 12 में भी आपको मतलब काम में आएंगे। ठीक है, अभी चलो शुरू करते हैं। ये केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है इसको थोड़ा सा समझते हैं इंट्रोडक्शन में, कि ये केमिकल बॉन्ड क्या होता है। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि एटम्स जो है, दीज आर डिस्क्रीट, मतलब आइसोलेटेड जो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, किसी और एटम के साथ कंबाइन करते हैं। दो एटम अगर मिल जाते हैं तब हम लोग बोलते हैं कि ये एक मॉलिक्यूल बन गया। अभी मॉलिक्यूल बन गया, कंपाउंड बन गया, ऐसा कुछ बोलते हैं। अब ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये कैसे होता है, ठीक है, इसी को हम समझेंगे केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में। लेकिन जो केमिकल बॉन्ड होता है उसका तो डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे, ऑब्वियसली नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को डेफिनेशन मिल जाएगा। लेकिन ये केमिकल बॉन्ड एक्चुअली में है क्या, इसकी छोटी, अगर मैं छोटे एकदम शॉर्ट लेमेंस टर्म में आपको समझाऊं ना, कि एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन होने में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसी को हम लोग बोलेंगे केमिकल बॉन्ड। एंड द प्रोसेस थ्रू विच दिस एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड और फॉर्म अ न्यू मॉलिक्यूल, इट इज नोन एज केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, दिस इज नोन एज केमिकल बॉन्डिंग। अभी इसको तुम ऐसे ही समझ लो कि सपोज तुम हो और तुम्हारे, सपोज दिस इज यू एंड दिस इज योर पेरेंट्स। ठीक है, दिस इज योर पेरेंट्स एंड यू बोथ हैव अच्छा एक बॉन्डिंग आप लोगों के बीच में। सपोज मम्मी के साथ अच्छा बॉन्डिंग है या फिर पापा के साथ अच्छा बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग क्या है, तुम लोग देख पा रहे हो क्या बॉन्ड कैसा है। ऐसा तो नहीं है कि तुम किसी चीज से मतलब कनेक्टेड हो, मतलब कनेक्टेड हो लेकिन इमोशनली कनेक्टेड हो। इट्स नॉट लाइक फिजिकली किसी चीज से तुम लोग कनेक्टेड हो। ऐसा कोई वायर नहीं है कि तुम्हारे ब्रेन से या दिल से तुम्हारे मम्मी या पापा के ब्रेन या दिमाग दिल तक पहुंच गया। ऐसा कोई कनेक्शन है क्या, नहीं है ना, फिजिकल कोई कनेक्शन, मतलब ऐसा डायरेक्टली विजिबल फिजिकल कनेक्शन कोई कोई नहीं होता। इमोशनली तुम लोग कनेक्टेड हो। सिमिलरली एक केमिकल बॉन्ड में क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दोनों में। ऐसा नहीं कि वो जो हम लोग ऐसे लिखते हैं ना ए बी, ठीक है, मतलब ए, ये बॉन्ड जो दिखाते हैं, इट्स नॉट लाइक कि एक ऐसा कोई स्टिक के जैसा कोई टुकड़ा है या फिर एक थ्रेड के जैसा कोई टुकड़ा है जो ए और बी को जोड़ रहा है, ऐसा नहीं है। सिर्फ देर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देर इज एन इनविजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस टू एटम्स व्हिच गेट्स टुगेदर टू फॉर्म अ कंपाउंड, टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। ठीक, अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। देखो क्या है, डेफिनेशन में भी वही दिया हुआ है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which holds together the constituent atoms in a molecule। मतलब सपोज ए और बी को हम लोग अगर बॉन्डिंग करा दे, ए बी जो है, ये जो चीज जो हम लोग दिखा रहे हैं ना, इसी को हम लोग बोलेंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो रहा है तो इन दोनों के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। क्या क्या है, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। ठीक है, क्लास 12 में इसका लेके एक पूरा चैप्टर ही है। इस बॉन्डिंग को लेके पूरा एक चैप्टर है। तो उस चैप्टर को समझने के लिए ऑब्वियसली ये चैप्टर इंपॉर्टेंट होगा, है कि नहीं। ठीक है, तो अभी ये जो 3 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड है इनको तो समझेंगे, लेकिन इनको समझने से पहले थोड़ा सा ये जो केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड मतलब जार्गन्स है इसको समझ लेता है। ठीक है, जो टर्म्स वगैरह है। तो चलो पहला जो टर्म हम लोग सीखेंगे वो है कोसेल लिविस थ्योरी। अभी ये कोसेल लिविस थ्योरी क्या क्या है,
आप लोगों ने अगर चैप्टर नंबर 2 पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो मैंने क्या बोला था कि जो हम लोगों का क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से पहले जो लास्ट तक क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इज वेरी मच मतलब मोस्ट एक्सेप्टेड फॉर्म, राइट? इट्स द मोस्ट करेक्ट फॉर्म। उससे पहले क्या पढ़ा था हम लोगों ने? बोर्स का एटॉमिक थ्योरी पढ़ा था, ठीक है? बोर्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ा था। बोर्स थ्योरी ने क्या बोला था? बोर्स थ्योरी में बोला था कि एटम्स आर लाइक दिस, यहाँ पे एक न्यूक्लियस होगा एंड इट इज सराउंडेड बाई सपोज शेल्स, एक दो या फिर तीन शेल्स होंगे, जिस शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स विल बी एम्बेडेड। चलो इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे कलर से लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स विल बी एम्बेडेड, राइट? सपोज इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अभी उस जो आउटर मोस्ट जो शेल रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे, दिस आउटर मोस्ट शेल इज नोन एज द वैलेंस शेल, VALENCE, वैलेंस शेल। अब ये जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये तो बोर्स का थ्योरी आ गया ना। बोर्स के थ्योरी से रिलेटेड ही ये कोसल ल्यूइस थ्योरी था। इसमें क्या बताया कि जो सपोज ये एक एटम है एंड देयर इज अनदर एटम, ठीक है, सपोज देयर इज अनदर एटम, सपोज एक हाइड्रोजन एटम कोई मान लो, उसका वैलेंस शेल इज द फर्स्ट शेल इज आल्सो द इट्स वैलेंस शेल, ठीक है। अब क्या बोल रहा है बोर्स थ्योरी के अनुसार, ये जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन है तुम लोगों का, सपोज दिस पोर्शन अप टू दिस पोर्शन, मतलब अप टू दिस शेल, ठीक है, अप टू दिस शेल, ये बन गया तुम्हारा कोर, ठीक है, मतलब दिस बिकम्स द कोर ऑफ द this becomes the core of the atom and this becomes this surface, the valence shell becomes, जो valence shell है वो क्या बन जाएगा? that will become the, मतलब जो reacting part है, जो reaction undergo करेगा, जो interact करेगा, ठीक है। हाइड्रोजन के मामले में एक ही शेल है तो वो उसका वैलेंस शेल बन जाएगा, सिर्फ न्यूक्लियस उसका कोर बन जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, ये जो वैलेंस शेल्स है दीज विल इंटरेक्ट अमंग ईच अदर, दीज विल फॉर्म बॉन्ड्स, ठीक है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेंगे एंड बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पार्टिसिपेट करेंगे, सिर्फ वैलेंस शेल्स का जो इलेक्ट्रॉन्स है सिर्फ वही पार्टिसिपेट करेंगे। एंड यही थ्योरी कोसेल ल्यूइस ने दिया था। कोसेल एंड ल्यूइस थ्योरी यही बोल रहा है, ओनली द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इंटरैक्ट्स विथ ईच अदर एंड टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। कोसेल ल्यूइस थ्योरी इज दिस, नथिंग नथिंग, ज्यादा कुछ हार्ड वर्ड कुछ नहीं है, सिर्फ ये याद रखना कि वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन से सिर्फ केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है ल्यूइस सिंबल्स। ल्यूइस सिंबल्स आर नथिंग, मतलब क्या होता है, जैसे कि सपोज तुम मान लो कि हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कितना वैलेंस शेल्स मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? हाइड्रोजन का सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है एंड दैट इज इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो जितना भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, पहले तो हम लोग उसका एलिमेंट का सिंबल लिखेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन के लिए हो गया क्या, ये हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन के लिए क्या बन गया, हाइड्रोजन इज H। एंड जितना उसका वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, मतलब उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जितना भी रहेगा, उतना हम लोग उसके ऊपर डॉट देंगे, ठीक है, उसके ऊपर या फिर मतलब सराउंडिंग्स पे डॉट देंगे। जैसे कि सपोज मान लो क्लोरीन का अगर हम लोग मान लेते हैं, क्लोरीन क्लोरीन का सिंबल क्या है? Cl। एंड क्लोरीन में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 287, सो उसका मतलब 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम लोग ऐसे दिखा देंगे 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज क्लोरीन का लुईस सिंबल, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या, सपोज मैग्नीशियम का दिखा देते हैं, मैग्नीशियम मैग्नीशियम इज 12, दैट्स Mg उसका केमिकल सिंबल। फिर उसके बाद मैग्नीशियम का 12 मतलब 282, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दिस 2, ठीक है। अब हीलियम का कितना हो, हीलियम का भी 2, ठीक है, ऐसा ही। तो सिंपल सा चीज़ है कि लुईस सिंबल में आपको सिर्फ एलिमेंट को लिखना है, एलिमेंट के ऊपर मतलब आसपास में सराउंडिंग्स में जितना भी उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उन सबको एक एक डॉट से रिप्रेजेंट करना है। जितना मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उतना ही उसका डॉट्स अराउंड इट, ठीक है। दीज आर द लुईस सिंबल्स। नेक्स्ट इज ऑक्टेट रूल। एंड अभी से ये केमिकल बॉन्डिंग का थोड़ा कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। हम लोग एक्चुअली में क्या होगा, हम लोग बहुत सारा रूल्स पढ़ेंगे, ऑक्टेट रूल पढ़ेंगे, फिर VACPR रूल पढ़ेंगे, फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। वो सब तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन जो शुरुआत हुआ था ना केमिकल बॉन्डिंग का, जो एलिमेंट्री आइडिया था वो था ऑक्टेट रूल से।
अब ये ऑक्टेट रूल क्या बोल रहा है? ऑक्टेट रूल बोल रहा है कि ऑल एटम्स आर ट्राइंग टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। 8 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 8 को हम लोग पकड़ते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन फीड ऑन अ शेल, राइट? अब अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स बन गया, ठीक है, सभी क्या चाहेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहेंगे। जैसे कि क्लोरीन का इज 287, मतलब ये अगर उसका न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल में देयर विल बी, चलो पहले मैं 3 शेल्स डाउन ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स को दिखा देंगे रेड से। चलो फर्स्ट शेल में कितना रहेगा? 2, तो चलो 2। दूसरे शेल में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बन गया, मतलब ये शेल फिल्ड हो गया। फिल होने के बाद ही ऊपर जाता है ना। हम लोगों ने तो ये सीख लिया था ऑलरेडी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, ठीक है। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज नॉट क्लियर, अब अभी भी क्लियर नहीं हुआ, तो जाके स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर्स पहले देख लो, ठीक है। इसी चैनल में आप लोगों को मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाके क्लास 11 केमिस्ट्री वाला एक जो प्लेलिस्ट है उसमें स्क्रॉल डाउन करो, वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर देख लो, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अभी लास्ट सेल में कितना है? लास्ट सेल में है 7, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इस शेल को कंप्लीट होने के लिए सिर्फ एक चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन इज नेसेसरी। अगर 1 इलेक्ट्रॉन हो गया तो उसमें क्या हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन मतलब फिल अप हो जाएगा। अगर 8 इलेक्ट्रॉन फिल अप हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, दिस विल स्टॉप रिएक्टिंग, मतलब क्लोरीन अब तक रिएक्टिव है जब तक उसका 8 इलेक्ट्रॉन फील्ड नहीं हुआ, ऑक्टेट इज नॉट फील्ड अप, तब तक ये इट इज रिएक्टिव। जब उसका 8 इलेक्ट्रॉन फील्ड अप हो जाएगा, दैट विल बी नो मोर रिएक्टिव, दैट विल स्टार्ट टू एक्ट एज नोबल गैस, ठीक है, विच इज फंडामेंटली रॉन्ग। वो भी पता चल जाएगा कि ऑक्टेट रूल का जो लिमिटेशंस है वो आपको पता चल जाएगा, लेकिन ऑक्टेट रूल में तब तक उस एलिमेंट्री आइडिया यही था। दिस इज द फर्स्ट जो केमिकल बॉन्डिंग का रूल आया था ना, तो थोड़ा तो गलत होगा ही उसमें, पता ही है। तब उतना भी साइंस डेवलप नहीं हुआ था। तब हम मतलब साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि नोबल गैस का अगर कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा, नोबल गैस इज नॉट वेरी रिएक्टिव, तो अगर नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा तो वो रिएक्शन करना बंद कर देंगे। तो वो मतलब बोल रहे थे कि ऑक्टेट रूल मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप कर दो, उसका अगर शेल फिलअप हो गया तो वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन उसको मिल जाएगा, एंड इट विल बिकम इनर्ट, इट विल स्टॉप रिएक्टिंग। इनर्ट मतलब इट विल स्टॉप रिएक्टिंग, ठीक है, इट विल स्टॉप रिएक्टिंग। अगर ऐसा मामला हो गया तब मतलब केमिकल फॉर्मेशन इज कंप्लीट एंड बॉन्डिंग इज कंप्लीट, ठीक है। याद रहेगा, ऑक्टेट रूल इज नथिंग बट 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करना है। अभी आते हैं जो हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था, आयनिक बॉन्ड, केमिकल वो आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स में पहला जो है वो है आयनिक बॉन्ड। अब ये आयनिक बॉन्ड क्या है? आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ वन एटम टू अनदर। बहुत सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड सोच रहे हो, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ऐसा बोला है कि सपोज एक्स एंड वाई दो है, ठीक है। इसको सपोज क्या बोला था मैंने, अब भी ऑक्टेट रूल क्या समझाया कि ऑक्टेट रूल सपोज वाई को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, मान लेते हैं इसको ऑक्टेट रूल्स कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। एंड एक्स के पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके वैलेंस शेल में है, ठीक है। तो अगर वो इसको दे दिया, ठीक है, इसको उसने दे दिया कि हाँ चलो तुम्हारे पास कम है, तुम्हें थोड़ा खुश होने के लिए, तुम्हें ऑक्टेट रूल फिलअप करने के लिए, वो ऑक्टेट रूल फिलअप होने से वो खुश हो जाएगा ना, वाई खुश हो जाएगा। तो चलो, तो वो सोचा कि अच्छा अच्छा तुम मेरे दोस्त हो, तो तुम्हें 2 इलेक्ट्रॉन अगर मैं दे दूँ तो तुम खुश हो जाओगे, ठीक है तुम ले लो। उसने दे दिया, ठीक है, एक्स ने वाई को दे दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अभी वाई का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, वो खुश, और उस दोस्त को देख के एक्स भी खुश कि हाँ चलो मैंने कुछ अच्छा किया, मैंने अपने दोस्त को थोड़ा हेल्प कर दिया, ठीक है। ये ऐसा ही होता है आयनिक बॉन्ड, ठीक है। आयनिक बॉन्ड के बाद क्या होता है, दोनों को ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या मिल जाता है उसके नियरेस्ट नोबल गैस का, ठीक है, नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, एग्जाम्पल है जैसे कि एग्जाम्पल है KCl है, NaCl है, ठीक है, MgO है, MgCl2 है, ठीक है। अभी चलो एक MgCl2 का ही देख लेते हैं, MgCl2 का देख लेते हैं कैसे होता है। मैग्नीशियम
मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 282, मतलब मैग्नीशियम के पास कितना है, 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। चलो मैग्नीशियम को थोड़ा मिडिल में लिखते हैं, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 282। देन क्लोरीन के पास कितना है, ये MgCl2 वाला कर रहा है, ठीक है, MgCl2। क्लोरीन के पास कितना है, क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एंड और एक क्लोरीन चाहिए Cl2, मतलब 2 क्लोरीन, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन का है 287, राइट, 287 287। अभी इस क्लोरीन को कितना चाहिए, इस क्लोरीन को कितना चाहिए, कितना इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट बनाने के लिए। तो सपोज Mg ने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया, ठीक है। अभी इस क्लोरीन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 1 इलेक्ट्रॉन उसको अगर मिल जाएगा तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो मैग्नीशियम ने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया, सपोज उसके बाद क्या बन गया, 28। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया, 288। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया, 288। मतलब इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, इसके वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड इसके वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब सभी के पास जो Mg एंड Cl जो जो एटम्स टेक पार्ट कर रहे थे केमिकल रिएक्शन में, एक बॉन्ड फॉर्मेशन के जो रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहे थे, उन सब के पास 888, मतलब ऑक्टेट फिलअप हो गया। अगर ऑक्टेट फिलअप हो गया मतलब उसका बॉन्ड हो गया, मतलब उसके पास बॉन्डिंग उसका हो गया। Mg क्या बन गया, Mg बन गया डाई पॉजिटिव, क्योंकि ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन उन्होंने Mg ने दे दिया, Mg बन गया डाई पॉजिटिव। एंड Cl क्या बन गया, मतलब 2 Cl है तो Cl विल बिकम नेगेटिव, मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया, 288, एंड दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ MgCl, ठीक है, समझ आया। दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ MgCl2, दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ MgCl2, ठीक है। ऐसा होता है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में एक क्या करता है, दे देता है, चलो मेरे पास एक्स्ट्रा है, तुम थोड़ा ले लो, तुम खुश हो जाओ, ठीक है, तुम खुश हो जाओगे तो मैं भी खुश हो जाऊंगा। दोनों का बोथ एटम्स विल गेट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस, ठीक है, समझ आया। चलो नेक्स्ट इज कोवलेंट बॉन्ड। अब ये कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड में क्या, आयोनिक बॉन्ड में हम लोगों ने क्या समझा, आयोनिक बॉन्ड में एक आदमी दूसरे आदमी को डोनेट कर देता है, मतलब एक एटम दूसरे एटम को डोनेट कर देता है, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड में 2 एटम्स रहते हैं जिनका दोनों का ही नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अभी तक अचीव नहीं हुआ, लेकिन उसके पास थोड़ा है, सपोज एक के पास थोड़ा है, सपोज ए एंड बी, ए के पास थोड़ा सा है मटेरियल, बी के पास भी थोड़ा सा मटेरियल है। अगर दोनों शेयर कर ले, लाइक ए बी का भी थोड़ा ले ले, तो दो ए का भी नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल गया, और बी थोड़ा ए का ले ले तो बी का भी नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है। कोवलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दोनों ही शेयर कर लेते हैं, ठीक है, ए भी बी का शेयर कर लेता है, बी इज ए का शेयर कर लेता है, ठीक है। इट इज बिटवीन द वैलेंस शेल्स ऑफ डिफरेंट एटम्स। ऐसे करके दोनों का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा बन जाता है, नियरेस्ट नोबेल गैस जैसा बन जाता है। एग्जाम्पल इज CH4, क्लास 10 में पढ़ा होगा कार्बन वाले चैप्टर में कि जो कार्बन होता है वो बहुत सारा कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, लॉन्ग चेन भी फॉर्म कर सकता है, HCl H2O C2H6, ठीक है, ऐसा सब क्या होता है, दीज आर ऑल कोवलेंट बॉन्ड का कंपाउंड्स, ठीक है। अभी चलो एक का देखते हैं, सपोज CH4 का देख लेते हैं, चलो CH4 का देखते हैं। CH4 का कैसे होता है, सपोज हम कार्बन का ले लेते हैं, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 4, मतलब उसका 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 एंड 4। अभी हाइड्रोजन कितना चाहिए हम लोगों को, CH4, मतलब 4 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन का कैसा होता है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 1, तो उसका एक इलेक्ट्रॉन ही ऐसा रहेगा। सिमिलरली और एक हाइड्रोजन का ऐसा, और एक हाइड्रोजन का ऐसा, एंड चौथे हाइड्रोजन का ऐसा हो गया। अभी चलो मैं रेड सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी ये जो देखो, हाइड्रोजन का नियरेस्ट नोबेल गैस कौन सा होता है, हाइड्रोजन का नियरेस्ट नोबेल गैस इज हीलियम, जिसका 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर ये हाइड्रोजन खुद का तो एक है, ये दिस इज द खुद का इलेक्ट्रॉन, अगर वो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन अपने तरफ मतलब शेयर कर ले, तो वो
नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंच जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। सिमिलरली ये हाइड्रोजन भी सेम करेगा, ये हाइड्रोजन भी सेम करेगा, ये हाइड्रोजन भी सेम करेगा। क्या करेगा? नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब हीलियम के जैसे वो पहुंच गया, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा बन गया। अभी कार्बन का देखो, कार्बन का क्या हो गया? कार्बन का नियरेस्ट नोबल गैस इज नियॉन, जिसके पास 10 है, मतलब 28। ठीक है, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है। 28 कॉन्फ़िगरेशन में देखो 8 होना चाहिए उसके वैलेंस शेल में। देखो कितना है, 1 2 3 4, खुद का 4 एल, ईच हाइड्रोजन का एक एक करके 4। वो अगर हाइड्रोजन के साथ शेयर कर ले तो उसका भी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है। ठीक है, तो फिर कंपाउंड कैसे बन गया? कंपाउंड कुछ ऐसा बन गया, बना, ये बन गया उसका कंपाउंड। ठीक है, कैसे बना? कोवलेंट बॉन्ड के जैसे। क्यों? शेयर करके बना। ठीक है, समझ आया? कोवलेंट बॉन्ड इजी है, कोवलेंट बॉन्ड को लेके और भी थोड़ा बहुत सारा पढ़ेंगे। अभी चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट मतलब बॉन्ड की तरफ, वो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। देखा, मैंने लिख के रख दिया ऑलरेडी। दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? दिस इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ, ओ हाँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दिस इज फॉर्म्ड बाय द स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड मतलब यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो होगा। ठीक है, ऐसे जैसे हम लोगों ने कोवलेंट बॉन्ड में समझा, ऐसा ही शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। लेकिन उस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में एक नया कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि जो शेयरिंग होगा, एक ही आदमी मतलब एक ही एटम डोनेट करता रहा होगा। मतलब सपोज ए को एंड बी को थोड़ा सा चाहिए, ए के पास थोड़ा एक्सेस है, बी को थोड़ा सा चाहिए, मतलब बी को थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, वो अपना नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा उसको। ठीक है, अगर ए क्या करता है, ए खुद का 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन या जितना भी इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर वो दे देता है, ठीक है, सपोज 2 इलेक्ट्रॉन्स है एक्स्ट्रा और 2 ही चाहिए बी को, तो बी को वो ए ने दे दिया। ऐसे करके क्या हुआ कि ए का भी नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन गया एंड बी का भी बन गया। शेयरिंग हुआ, लेकिन एक ने ही डोनेट किया, बी ने कुछ नहीं दिया। यहाँ पे क्या हुआ था, कार्बन ने भी तो दिया था ना हाइड्रोजन को। ए हाइड्रोजन सपोज जब वो 2 कॉन्फ़िगरेशन में पहुंचा, 2 इलेक्ट्रॉन्स जब हुआ, वो तो एक कार्बन का एक लेके ही किया ना। हाइड्रोजन ने भी एक डोनेट किया, कार्बन ने भी एक डोनेट किया। जैसा हाइड्रोजन को चाहिए एक कार्बन का, कार्बन को भी चाहिए 8 बनाने के लिए एक एक करके हाइड्रोजन से। यहाँ पे क्या होता है, बी को तो चाहिए 2, लेकिन ए को नहीं चाहिए बी से। ठीक है, मतलब बी खुद डोनेट नहीं करेगा, सिर्फ ए का ले लेगा। ऐसे करके उसका नियरेस्ट, ऐसे भी बोथ एटम्स विल एक्वायर द नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसका एग्जांपल है O3, ठीक है, SO2, H3O पॉजिटिव, ठीक है, NO3 नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव। अगर NH4 पॉजिटिव की बात कर लेते हैं, चलो एग्जांपल ले लेते हैं NH4 पॉजिटिव। क्या लेते हैं? NH4 पॉजिटिव। क्या होता है NH4 पॉजिटिव में? NH4 पॉजिटिव इसमें क्या होता है, सपोज सेंट्रल एटम इज N ऑब्वियसली। ठीक है, सेंट्रल एटम के नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है? नाइट्रोजन इज एटॉमिक नंबर 7, तो मतलब उसके पास 2 5 है, 5 इलेक्ट्रॉन्स इज इन इट्स वैलेंस शेल्स। चलो एक एक करके देखते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 हो गया नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन के पास 5 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन के पास कितना है? यहाँ पे NH4 पॉजिटिव का मतलब है 3 हाइड्रोजन इज इन इज ग्राउंड स्टेट, मतलब H फॉर्म में है, एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में है, प्रोटॉन फॉर्म में H पॉजिटिव। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, सपोज एक हाइड्रोजन, दिस इज द नॉर्मल हाइड्रोजन ग्राउंड स्टेट, दिस इज ऑल्सो द नॉर्मल हाइड्रोजन ग्राउंड स्टेट, दिस इज ऑल्सो द नॉर्मल हाइड्रोजन ग्राउंड स्टेट। 3 हाइड्रोजन इज ग्राउंड स्टेट में, 4 हाइड्रोजन है टोटल। एक हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, मतलब उसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, दिस इज इन पॉजिटिव फॉर्म, दिस इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। हो गया। अभी देखो क्या हो रहा है, अभी थोड़ा बॉन्ड फॉर्मेशन देखते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन एंड दिस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन बन के हाइड्रोजन का नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल गया 2 2। सेम गोज फॉर दिस हाइड्रोजन, सेम गोज फॉर दिस हाइड्रोजन 2 2, सेम गोज फॉर दिस हाइड्रोजन। ठीक है, 2 मतलब 2 2 नहीं 2। ठीक है, 2 मतलब नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल गया इन तीनों को। अभी क्या करेगा ये नाइट्रोजन का ये जो है ये डायरेक्टली डोनेट कर देगा।
नाइट्रोजन के पास दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स था और हाइड्रोजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स नहीं था, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं था, एच के पास एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो क्या किया उन्होंने, मतलब नाइट्रोजन ने एक नहीं, दो इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन को दे दिया कि चलो तुम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करो, मतलब अपना नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर लो। कर लिया, हाइड्रोजन ने कर लिया, दो इलेक्ट्रॉन्स मिल गया उसको, उसका हीलियम जैसा बिहेवियर शुरू हो गया। अभी देखो नाइट्रोजन का ऐड करते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन का कितना है, 2 2 4 2 6 7 8, ठीक है। क्या हो गया, ये जो है इसको तो दे दिया, हाइड्रोजन को तो दे दिया, हाइड्रोजन के साथ शेयर हो गया, और खुद में भी काउंट कर लेते हैं तो नाइट्रोजन का भी 8 मतलब ऑक्टेट फिलअप हो गया। एंड दिस गिव्स राइज टू अ प्रोडक्ट ऐसा NH H H, एंड इस बॉन्ड को हम एरो दे के लिखते हैं। एरो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, एरो शुरू होगा जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, एंड एरो का टिप, ठीक है, एरो का टिप कहाँ पे जाएगा, किसकी तरफ पॉइंट करेगा, जिसके पास डोनेट हुआ है, जो डोनेशन ले रहा है, ठीक है, जो डोनेशन ले रहा है। यहाँ पे H पॉजिटिव डोनेशन ले रहा है तो उसकी तरफ टिप रहेगा, ठीक है। दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड, दिस कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या फिर तुम डेटिव बॉन्ड बोल सकते हो, डेटिव बॉन्ड, ठीक है। नाम तो लिखा ही था पहले, हम लोगों ने जब एक पहले शुरू किया था इंट्रोडक्शन में ही हम लोगों ने नाम लिख दिया था कि डेटिव बॉन्ड होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डेटिव बॉन्ड। चलो समझ आ गया। आयनिक कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट का, आयनिक में एक डोनेट कर देता है, वो खुद रखता ही नहीं, चलो मेरे पास एक्सेस है डोनेट कर दो। कोवलेंट में क्या होता है, दोनों शेयर कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट में क्या होता है, दोनों शेयर तो करते हैं लेकिन एक खुद से ही दो दे देता है, मतलब एक एक्स्ट्रा दे देता है, दूसरे से कोई कुछ नहीं मांगता, एक खुद ही देता है एंड कुछ दूसरे से कुछ नहीं मांगता, ऑपोजिट से कुछ नहीं मांगता, ठीक है। समझ आ गया, आयनिक कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमको कंप्लीट समझ आ गया। अभी हम लोग जाएंगे थोड़े एग्जाम्पल्स की तरफ, ठीक है। पहला है फॉर्मेशन ऑफ H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव में पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग सेंट्रल एटम को लिख लेंगे। यहाँ पे सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन, ठीक है। अभी बोलो ऑक्सीजन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्सीजन के पास है टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास है। एंड यहाँ पे तुम एक पॉजिटिव चार्ज देख रहे हो ना, एक ही पॉजिटिव चार्ज है, मतलब टोटल है 3 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ 3 हाइड्रोजन है ना, उसमें सिर्फ एक ही पॉजिटिव चार्ज कैरिंग हाइड्रोजन होगा, ठीक है। मतलब एक हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज होगा और उसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, ठीक है। और बाकी जो हाइड्रोजन होगा वो नॉर्मल ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन होगा जिसके पास एक एक करके हाइड्रोजन है। अगर हम लोग अभी देखेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन, सपोज इस हाइड्रोजन का मान लेते हैं, हाइड्रोजन के पास खुद का एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेगा, वो खुद बन गया, क्या बन गया, नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन तक वो पहुंच गया। समझ आया। सेम इस हाइड्रोजन का भी खुद का एक है, एक ऑक्सीजन से ले लिया, वो खुद नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंच गया। अभी इस हाइड्रोजन के पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो क्या करेगा ये ऑक्सीजन, क्या करेगा ये उसको दे देगा कि तुम ले लो, शेयर कर लेंगे लेकिन तुम ले लो अभी के लिए, लेकिन हम लोग शेयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि डोनेट ही कर दिया तब तो आयनिक बन गया। यहाँ पे सिर्फ शेयरिंग हुआ, शेयरिंग होने के बाद देखो ऑक्सीजन का कितना इलेक्ट्रॉन्स बन गया, यहाँ पे 2 है जो अनरिएक्टेड है, यहाँ पे 2 4 5 6 एंड 7 8, तो मतलब ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट इज कंप्लीट, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन का भी कंप्लीट हो गया, तब वो फॉर्मेशन हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा कंपाउंड का, HO, यहाँ पे एरो से H पॉजिटिव की तरफ, एंड यहाँ पे H, एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स जो अनरिएक्टेड था, जो रिएक्शन बॉन्डिंग में टेक प्लेस नहीं किया, उसको हम लोग ऐसे डिनोट कर देंगे। सो दिस इज द ल्यूइस स्ट्रक्चर, दिस इज द ल्यूइस स्ट्रक्चर ऑफ, अगर पूछे कि ल्यूइस स्ट्रक्चर ऑफ H3O पॉजिटिव कैसे लिखना है, ल्यूइस स्ट्रक्चर ऐसे लिखना है, ठीक है। तुम्हें बॉन्डिंग करके दिखाना होगा कि कैसा होता है, और अगर लोन पेयर रहता है, जैसे कि ये, इसको हम लोग बोलते हैं लोन पेयर, अगर लोन पेयर रह जाता है, लोन पेयर रह जाता है तो उसको हम लोग डॉट डॉट दे के समझ लेंगे, ठीक है। समझ आया। नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, SO2, ये भी एक एग्जाम्पल है, 2-3 और एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। अभी SO2 में क्या है, SO2 में सेंट्रल एटम इज सल्फर, ठीक है। सल्फर के पास कितना ऑक्सीजन है, सॉरी, सल्फर के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है,
सल्फर के पास है टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। अभी ऑक्सीजन के पास कितना है? ऑक्सीजन के पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही है, 1 2 3 4 5 एंड 6। और 2 ऑक्सीजन है SO2, तो मतलब और एक ऑक्सीजन चाहिए, उसके पास भी 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, 6 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स है। अभी चलो बॉन्डिंग की तरफ जाते हैं। बॉन्डिंग कैसे होगा? यहाँ पे क्या होगा, सल्फर एक यहाँ से एटम को एटम के साथ शेयर कर लेगा, मतलब कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा, एंड यहाँ पे और एक शेयर कर लेगा। ठीक है, 2 कोवलेंट बॉन्ड बन गए। अभी इस ऑक्सीजन की तरफ देखो, इस ऑक्सीजन की तरफ देखो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 एंड शेयरिंग के बाद 7 8। तो इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है, अभी सल्फर के पास कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मतलब सल्फर का भी कंप्लीट है। लेकिन इस ऑक्सीजन का देखो 1 2 3 4 5 6, 6 है, तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अगर ये सल्फर क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है, खुद तो शेयर करेगा, तो मतलब सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुआ, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी क्या हुआ, इस शेयरिंग की वजह से इस ऑक्सीजन का भी इलेक्ट्रॉनिक मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अगर उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे सल्फर के साथ इस ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड एंड दूसरे ऑक्सीजन का एक डेटिव बॉन्ड यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। ठीक है, SO2 का फॉर्मेशन ऐसे होता है। ठीक है, अभी चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज O3। O3 का भी सेम है। चलो मैं इसको होमवर्क दे रहा हूँ, लेकिन थोड़ा हिंट दे देता हूँ। ऑक्सीजन का कितना है? ऑक्सीजन का 6, 1 2 3 4 5 6, सिमिलर लग रहा है वो सल्फर के साथ ही। दूसरा ऑक्सीजन का कितना होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। तीसरा ऑक्सीजन का भी 1 2 3 4 5 एंड 6। अभी इसके बाद क्या होगा, इसके बाद का तुम लोग मुझे बताओगे। ठीक है, ऑक्सीजन ओजोन का, दिस इज ओजोन राइट, O3, इसका तुम लोग बताओगे कि कैसे होगा। एंड लिविस डॉट स्ट्रक्चर कैसा होगा, लिविस स्ट्रक्चर कैसा होगा वो भी तुम लोग बताओगे। ठीक है, हम लोग जाएंगे नेक्स्ट की तरफ, दैट इज NO3 पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव होगा। ठीक है, NO3 दिस इज नॉट पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव, नॉट पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव। NO3 नेगेटिव में क्या होगा, चल लिखते तो NO3 नेगेटिव में क्या हो गया, सेंट्रल एटम इज N, राइट। नाइट्रोजन के पास कितना है, चलो येलो से लिखते हैं। नाइट्रोजन के पास कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन के पास है टोटल 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट। 1 2 3 4 एंड 5। चलो ठीक है, नाइट्रोजन के पास है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीजन कितना है, 3 है। लेकिन लेकिन ए ऑक्सीजन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। सपोज यहाँ पे मैंने एक ऑक्सीजन लिख लिया जो नेगेटिव में है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ऑलरेडी उसके पास कितना था, ऑलरेडी उसके पास 6 तो रहेंगे, 6 हो गया, लेकिन एक एक्स्ट्रा है। ठीक है, समझ आया? कोई टेंशन की बात, कोई टेंशन की बात नहीं है, समझ आ गया होगा शायद। ठीक है, NO3 नेगेटिव मतलब एक ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, नेगेटिव चार्ज मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखा दिया। बाकी जो ऑक्सीजन होगा वो नॉर्मल होगा, 1 2 3 4 5 6 ग्राउंड स्टेट, और दूसरा भी 1 2 3 4 5 6। समझ आया? कोई प्रॉब्लम है? अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग जाएंगे बॉन्ड फॉर्मेशन की तरफ। अगर हम लोगों ने इन दोनों को बॉन्ड करा दिया, मतलब एक कोवलेंट शेयर बन गया ऑक्सीजन का, तब इस ऑक्सीजन की तरफ नजर देखो, 1 2 3 4 5 6 शेयरिंग के बाद 7 8 बन गया, ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। हो गया, इस ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी 7 है, वो अगर नाइट्रोजन से एक ले ले, एक ले ले, सिंगल बॉन्ड अगर कर ले, वो अगर एक सिंगल बॉन्ड कर ले तो क्या बन जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 ऑलरेडी O नेगेटिव के पास था, एक नाइट्रोजन से लिया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। नाइट्रोजन का देखो कितना हुआ, 1 2 3 4 जो अभी तक रिएक्ट नहीं किया, 5 6 7 8, तो नाइट्रोजन का भी बन गया। अभी इस ऑक्सीजन की तरफ फिर से नजर देखो, क्या बन गया, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास है, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ये नाइट्रोजन का जो अनरिएक्टेड इलेक्ट्रॉन्स है, वो अगर उसको डेटिवली दे दिया, मतलब कोऑर्डिनेट कर दिया, मतलब खुद के हिसाब से तो काउंट होगा, खुद के लिए तो काउंट होगा, लेकिन डोनेट कर दिया ऑक्सीजन को ताकि उसमें भी काउंट हो जाए, शेयरिंग हो गया,
तो देखो ऑक्सीजन का 6 था और 2 बन गया 8, सबका ऑक्टेट कंप्लीट। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, एन डबल बॉन्डेड विथ O, एन सिंगल बॉन्डेड विथ नेगेटिव, दिस विल बिकम O। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैंने शायद वहां पे नहीं लिखा इस स्ट्रक्चर में, हाँ इस स्ट्रक्चर में क्या नहीं लिखा, एक चीज मैंने नहीं लिखा, जो कि है जो लोन पेयर्स बच गया ना, सल्फर का 2 लोन पेयर्स बच गया, ऑक्सीजन का 1 2 3 4 बच गया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बच गया। तो इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने वहां पे गलती किया था, तुम लोग ऐसी गलती एग्जाम में नहीं करना, फिर भी मैंने सुधार दिया। तो तुम भी अगर गलती करते हो पेपर सबमिट करने से पहले सुधार देना, ठीक है। SO2 का हो गया, ओजोन का तो तुम लोग करोगे, और नाइट्रोजन की तरफ अगर हम लोग देखेंगे तो नाइट्रोजन का भी दिक्कत पड़ेगा। नाइट्रोजन का कोई लोन पेयर नहीं है, ऑक्सीजन का है। यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 है, यहाँ पे 6 है, 1 2 3 4 5 6, एंड यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, लोन पेयर्स लिखना इज इंपॉर्टेंट, वरना वो लीविस स्ट्रक्चर जो है वो इनकम्प्लीट रह गया। दिस इज द लीविस स्ट्रक्चर, राइट। लीविस स्ट्रक्चर इनकम्प्लीट रह गया, वहां पे तुम्हारा मार्क्स कट सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है SO3। SO3 चलो कर ही देता हूँ, मैं सोचा था कि होमवर्क दूंगा लेकिन तुम लोग तो होमवर्क करोगे नहीं। चलो, सल्फर इज द सेंट्रल एटम हियर, ठीक है। सल्फर के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन के पास कितना, 6, 1 2 3 4 5 6। इस ऑक्सीजन के पास कितना, 1 2 3 4 5 6, नो चार्जेस, सो सेम, सिर्फ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। समझ आ गया। अभी चलो बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। ऑक्सीजन का, इस ऑक्सीजन का कितना है, 6 है, उसको 2 चाहिए। चलो मैं सल्फर के साथ अगर शेयर कर लूँ, ये एक एंड ये दूसरा, तो बन गया मेरा 1 2, सल्फर का 2 4, और मेरा जो लोन पेयर्स है 5 6 7 8। तो ये ऑक्सीजन का हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। अभी सल्फर की तरफ देखो, सल्फर का कितना चाहिए, 8 चाहिए। सल्फर के पास कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 तो ऑलरेडी है वैलेंस शेल में, एंड 2 ऑक्सीजन से यहाँ पे शेयर कर लिया क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड था, शेयर कर लिया, तो उसका तो 8 कंप्लीट, ठीक है। लेकिन अगर तुम इस ऑक्सीजन की तरफ देखोगे ना, और इस ऑक्सीजन की तरफ देखोगे, ये थोड़ा सा सैड है। क्यों सैड है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ ना। लेकिन सल्फर के पास भी तो अनरिएक्टेड इलेक्ट्रॉन्स है, 2 2 करके। इस ऑक्सीजन को भी 2 चाहिए, इस ऑक्सीजन को भी 2 चाहिए। ये अगर दो, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसको अगर डेटिवली मतलब कोऑर्डिनेट करके दे दे कि चलो तुम ले लो, लेकिन शेयरिंग में तुम्हें मुझे मदद करना होगा, तुम खुद के पास रखो, खुद का ऑक्टेट कंप्लीट कर लो, क्योंकि यहाँ पे ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, 6 उसका खुद का एंड 2 सल्फर से आया, तो उसका तो कंप्लीट हो गया, एंड सल्फर का भी डेटिवली कंप्लीट हो गया, ठीक है। सल्फर का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सल्फर का तो हम लोगों ने देख ही दिया कि कंप्लीट हो गया, एंड सल्फर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि डेटिवली उसने दे दिया, शेयर कर दिया, लेकिन मतलब डेटिवली उसको दे दिया लेकिन शेयर भी कर लिया। सेम गोज फॉर दिस ऑक्सीजन, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। तो इस ऑक्सीजन का भी कंप्लीट हो गया। अगर ऐसा बन गया तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा कि सल्फर यहाँ पे तो डबल बॉन्ड हो गया, कोवलेंट बॉन्ड, यहाँ पे एक डेटिव बॉन्ड, एंड यहाँ पे भी एक डेटिव बॉन्ड। एंड इस बार हम लोग गलती नहीं करेंगे, इस बार डायरेक्टली लोन पेयर्स को लिख लेंगे, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, एंड यहाँ पे फिर से 6, ठीक है। ये बन गया इसका ल्यूइस स्ट्रक्चर, ठीक है। ल्यूइस स्ट्रक्चर भी हो गया। चलो बहुत सारा हम लोगों ने एग्जाम्पल्स कर लिया, अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मल चार्ज। अब ये फॉर्मल चार्ज क्या है, फॉर्मल चार्ज इज नथिंग बट, जैसे कि बहुत सारा हम लोगों ने यहाँ पे एग्जाम्पल किया था ना, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज है, NO3 नेगेटिव में एक ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, राइट। अभी तुम बोलोगे कि कौन सा नाइट्रोजन, मतलब कौन सा ऑक्सीजन कर रहा है, ये वाला। यहाँ पे तो एग्जाम्पल में मैंने ये वाला दे दिया, एग्जाम्पल में कौन सा रखा दिया मैंने, ये वाला दे दिया, ठीक है, ये वाला दे दिया। तुम बोल सकते हो कि यहाँ पे भी तो हो सकता है, यहाँ पे भी तो हो सकता है, ठीक है। तो वो जो फॉर्मल चार्ज है वो दिखता है कि कहाँ पे वो नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होगा, कहाँ पे वो नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होगा। जैसे कि यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज था ना, तो कौन सा हाइड्रोजन पॉजिटिव में होगा, ये फॉर्मल चार्ज से हम लोग थोड़ा सा जान सकते हैं। और अगर किसी एक के ऊपर जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, सपोज ये NO3 नेगेटिव वाला ही ले लेते हैं,
ठीक है। NO3 नेगेटिव में क्या था, N ऐसा था, एक में नेगेटिव चार्ज था, ठीक है। अगर इसके पास नेगेटिव चार्ज है तो बाकी के पास कितना चार्ज है, कितना चार्ज का पोर्शन है, अगर इसके पास है तो बाकी के पास कितना चार्ज का पोर्शन है। मतलब ये जो इंटरचेंजेबिलिटी है ये फॉर्मल चार्ज से हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेट कर सकेंगे, ठीक है। फॉर्मल चार्ज का अगर तुम लोग एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो ना, फॉर्मल चार्ज का एक फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला दिया हुआ है जो हम लोग लिखेंगे। फॉर्मल चार्ज अपने कॉपीज में लिख लो, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम माइनस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। कैसे समझेंगे, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई डिफरेंट एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एक डिफरेंट एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज CO3 2 नेगेटिव, ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें क्या होता है, CO3 2 नेगेटिव में क्या होता है पता है, CO3 2 नेगेटिव में सेंट्रल एटम इज कार्बन, एक ऑक्सीजन यहाँ पे रहेगा डबल बॉन्डेड फॉर्म में, एक ऑक्सीजन यहाँ पे रहेगा और एक ऑक्सीजन यहाँ पे रहेगा। सपोज ये नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है। नहीं, सपोज इसको नेगेटिव चार्ज कैरी करने मत दो, इसको छोड़ दो, मैं बोल देता हूँ कि पूरे आयन में नेगेटिव चार्ज एक है, ठीक है। चलो ये थोड़ा इजी हो जाएगा, पूरे आयन में एक नेगेटिव चार्ज है, पूरे आयन में नेगेटिव चार्ज है। अभी हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, एक एक करके एटम्स का हम लोग फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या था, सपोज इस ऑक्सीजन को वो नंबर 1 दे देते हैं, इस ऑक्सीजन को नंबर 2 एंड इस ऑक्सीजन को नंबर 3 देते हैं। चलो पहले कार्बन का ही निकाल देते हैं। कार्बन में क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम। अभी ये जो मैं फॉर्मूला जो है वो मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है। कोई टेंशन की बात नहीं है, इजी फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा जार्गनिश भाषा में लिखा हुआ है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, अगर समझ जाओगे तो ईजी लगेगा, ठीक है। पहले हम लोग कार्बन का देखते हैं, एक एक करके हम लोग सब एटम का निकालेंगे। कार्बन का क्या है, बोला है कि अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम्स। मतलब कार्बन जब कोई भी मतलब किसी के साथ रिएक्शन नहीं हुआ, सिर्फ कार्बन अपना सिंगल एटम आइसोलेटेड एटम के तौर पे है, तो उसका वैलेंसी कितना है। हमें पता है कि कार्बन का वैलेंसी है 4, खत्म। तो वही है, टोटल नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम्स इज 4 हुआ। ऑक्सीजन के मामले में वो 6 बन जाएगा, नाइट्रोजन के मामले में 5 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, क्लोरीन के मामले में 7, ठीक है। तो कार्बन का यहाँ पे हुआ 4 माइनस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन में कोई भी लोन पेयर दिख रहा है तुम लोगों को, नहीं दिख रहा है स्ट्रक्चर में, मतलब लोन पेयर्स नहीं है, तो दैट इज विल बी 0 माइनस हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। अभी यहाँ पे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कैसे काउंट करेंगे, सिंपल सा फंडा है, जितना भी मतलब जितना भी तुम बॉन्ड देख रहे हो ना, जितना भी बॉन्ड है उनमें एक एक बॉन्ड में दो दो करके इलेक्ट्रॉन्स है, एक बॉन्ड होने के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, एक बॉन्ड होने के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो मतलब इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स है, इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स है 4, इस बॉन्ड में दो और इलेक्ट्रॉन्स है 6, और इस बॉन्ड में और दो इलेक्ट्रॉन्स है, बन गया टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। देन इट विल बिकम हाफ ऑफ 8, मतलब उसके आसपास कितना शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितना है, हाफ ऑफ 8 बना दिया। तो क्या बन गया, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे कार्बन का कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है, कार्बन का कोई फॉर्मल चार्ज यहाँ पे इस कंपाउंड में कार्बन का कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है। अभी सपोज ये ऑक्सीजन नंबर 1 को ले लेते हैं, ऑक्सीजन नंबर 1 को ले लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम, जैसा कि मैंने बताया ऑक्सीजन अगर खुद अकेला रह गया तो उसका वैलेंसी है टोटल 6, राइट, माइनस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर एटम्स। यहाँ पे लोन पेयर कितना है, 1 2 3 4,
टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इज 4। लोन पेयर मतलब एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 पेयर है तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स है। खत्म। माइनस हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, मतलब यहाँ पे कितना बॉन्ड है, ऑक्सीजन के आसपास कितना बॉन्ड देख रहे हो, 2 बॉन्ड देख रहे हो, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन्स रहेगा उसमें, उसमें रहेगा टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स। वाह, 4 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ऑक्सीजन नंबर 1 का भी हो गया 6 - 4 = 2, 2 माइनस हाफ ऑफ 4 इज 2, 2 माइनस 2 इज 0। तो ऑक्सीजन 1 का भी हो गया 0 फॉर्मल चार्ज। ठीक है, अभी चलो ऑक्सीजन नंबर 2 का देख लेते हैं। ऑक्सीजन नंबर 2 का देखते हैं। ऑक्सीजन नंबर 2 में क्या है, टोटल नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री एटम 6, ऑब्वियसली। नंबर ऑफ लोन पेयर्स देखो तो लोन पेयर्स कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, 2 हाँ सेम ही 6 इलेक्ट्रॉन्स है, माइनस हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 6 - 6 इज 0, माइनस 2 हाफ ऑफ 2 इज 1, तो 0 - 1 इज बिकम्स -1, मतलब ऑक्सीजन 2 में -1 फॉर्मल चार्ज है। एंड सिमिलरली ऑक्सीजन 3 का भी अगर निकालोगे दैट विल ऑल्सो बिकम -1/2। ठीक है, तो मतलब कार्बन ऑक्सीजन नंबर 2 एंड ऑक्सीजन नंबर 3 में हाँ -1 करके फॉर्मल चार्ज है। टोटल चार्ज कितना है, 2 नेगेटिव। यहाँ पे मैंने 2 नेगेटिव देना था, मैंने भूल गया। तुम लोग भी मुझे नहीं बोलते हो, और अगर मैं बोलूँ कि कमेंट सेक्शन में बताना तो कमेंट सेक्शन में भी तुम लोग नहीं बोलते हो। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, तो 2 नेगेटिव, ठीक है, बन गया 2 नेगेटिव, ऐसा हो गया। तो मतलब यहाँ पे -1 फॉर्मल चार्ज, -1 टोटल मिला के फॉर्मल चार्ज इज -2, दैट इज द टोटल चार्ज ऑफ दिस स्पीशीज, राइट। ऐसे निकालते हैं फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज एक छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है जो उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंस कैरी करता है। मतलब इस बात का मतलब समझो कि फॉर्मल चार्ज निकालना आना चाहिए तुम लोगों को, कैसे निकालते हैं। लेकिन डायरेक्टली फॉर्मल चार्ज ऐसे कोई किसी का निकालने नहीं देगा, मतलब इट्स नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आ भी सकता है एग्जाम में, इसलिए मैं सिखा दे रहा हूँ। मैं कुछ छोड़ता नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं फ्री लेक्चर दे रहा हूँ तो कुछ छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं, मैं सब सिखाऊंगा, इसलिए मैं फॉर्मल चार्ज भी सिखा दे रहा हूँ। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम लोग को आए कि फॉर्मल चार्ज कैसे निकालना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, देयर इज 2 टाइप्स। यहाँ पे तुम लोग एक टाइप तो यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने लिख दिया है सिग्मा बॉन्ड्स। 2 टाइप्स का बॉन्ड होता है। नंबर 1 इज सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, याद रखना, सिग्मा बॉन्ड इट विल ऑकर when there is head on overlapping, head on overlapping, हेड ऑन ओवरलैपिंग अगर होगा तब सिग्मा बॉन्ड्स बनेगा। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड्स बनेगा हेड ऑन ओवरलैपिंग में। कैसे, हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ, लिख दो एक चीज, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा, सपोज इट विल बी फॉर्म्ड व्हेन एस एस ओवरलैपिंग होगा, एस एस या फिर एस पी या फिर पी पी का हेड ऑन ओवरलैपिंग अगर हो गया। हेड ऑन ओवरलैपिंग मतलब सपोज ये एक एस इलेक्ट ऑर्बिटल है, तुम लोगों को ऑर्बिटल का शेप भी मैंने पढ़ाया था। ठीक है, चैप्टर 2 या 3 में था, याद करके देखो तो चैप्टर 2 में था या 3 में था, जिसमें भी था मैं आशा करता हूँ कि तुम लोगों ने कर लिया होगा, चैप्टर 3 में था। ठीक है, नहीं नहीं चैप्टर 2 में ही था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ही था। तो तुम लोग, मैं आशा करता हूँ कि तुम लोगों ने कर लिया होगा। तो एस ये एक ऑर्बिटल है एंड दूसरा और एक ऑर्बिटल एस एस। ठीक है, अगर दोनों का सेंटर ऑफ एक्सिस, ठीक है, एक्सिस अगर सेम है तो इन दोनों का हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा। ठीक है, हेड ऑन अगर ओवरलैपिंग हो गया तो बोलेंगे कि यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, दिस इज द सिग्मा बॉन्ड। ऐसे सिग्मा को लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिखते हैं सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड ऐसे, इज द सिग्मा बॉन्ड। या फिर एस पी का भी तुम लोग कर सकते हो, अगर एस एक ऐसा है, एस का एक्सिस एंड पी का एक्सिस अगर मिल गया, ऐसा अगर हेड ऑन ओवरलैप हो गया, तब बन जाएगा एक, तब कैसा बन जाएगा, चलो ये एंड ये, दिस विल बिकम अ सिग्मा बॉन्ड। पीपी का भी होगा, पीबी का कैसा होगा, सपोज यहाँ पे एक पी है, उसका हेड ऑन
ओवरलैप हो रहा है और एक पी के साथ, दिस पी एंड दिस पी का हेड ऑन अगर ओवरलैप हो गया तब भी बनेगा क्या, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड समझ आ गया कैसे होगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग से, एस 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 पी एंड टी पी। एंड सेम एक और बॉन्ड होता है, दिस इज कॉल्ड द पाई बॉन्ड। पाई, ये सिंबल तो तुम लोगों को पता ही है, मैथमेटिक्स का सिंबल यूज होता है पाई बॉन्ड। अभी पाई बॉन्ड होता है साइडवेज ओवरलैपिंग, साइडवेज ओवरलैपिंग, साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मतलब क्या होता है, अगर पी एक ऑर्बिटल ऐसा हुआ एंड और एक पी ऑर्बिटल ऐसा हुआ, सपोज ये पी ऑर्बिटल एक दूसरे के ऊपर आ गए, एक दूसरे के ऊपर आ गए, ये एक पी ऑर्बिटल है एंड एक दूसरे के ऊपर और एक पी ऑर्बिटल हो गया, तो ओवरलैप ऐसे हो गया ना, साइडवेज हो गया, हेड ऑन कोलिजन नहीं हुआ, हेड ऑन ओवरलैपिंग नहीं हुआ, साइडवेज ओवरलैपिंग हो गया, तब बोलेंगे कि क्या हो गया, एक पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। समझ आया, सिग्मा बॉन्ड इज व्हेन हेड ऑन ओवरलैपिंग, पाई बॉन्ड इज व्हेन साइडवेज ओवरलैपिंग। अब एस पी मतलब ये पी पी तो होगा ही, पी पी साइडवेज होगा, पी डी जो होगा, पी डी में भी ऐसा ही होगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, डी ऑर्बिटल्स आर मच कॉम्प्लेक्स टू ड्रॉ, इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन पी डी ऑर्बिटल्स में भी ऐसा ही पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। समझ आया, तो पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड का डिफरेंसेस समझ आ गया। तो नेक्स्ट तरफ जाते हैं, दिस इज कॉल्ड द लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल में क्या है, ऑक्टेट रूल अभी उसको समझाने से पहले तुम लोगों तो स्क्रीन में ऑलरेडी नजर आ गया कि लिमिटेशंस क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में और 2 लिमिटेशंस मैंने लिख दिया है, बट उससे जाने से पहले मैं उसको छोड़ दो, अभी मेरी बात को पहले समझो। ये जो ऑक्टेट रूल जो था ना, ये एक यूनिवर्सली सब साइंटिस्ट ने, मतलब तब के साइंटिस्ट ने ये पहले यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि तब तक साइंस इतना डेवलप हुआ नहीं था, तो उन लोगों ने यूनिवर्सली एक चीज एक्सेप्ट कर लिया, जो कि है कि अगर एटम्स एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंच जाए, अगर एटम्स उसके नियर एक नोबल गैस जो भी होगा नियरेस्ट उसके तरह बन जाए, तो नोबल गैस क्योंकि रिएक्ट नहीं करते, तो वो भी रिएक्ट नहीं करेगा, वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसका बॉन्डिंग हो जाएगा। समझ आया, ये बेसिक प्रिंसिपल था जिसके ऊपर ये ऑक्टेट रूल बेस्ड है। अभी ये चीज पहला नोशन ही गलत है, क्योंकि बाद में जब हम लोगों ने रिसर्च किया, बाद में मतलब हम लोगों ने मतलब साइंटिस्ट लोगों ने जब रिसर्च किया, तब उन लोगों को पता चला कि जो नोबल गैसेस जो है ना, नोबल गैसेस खुद ही रिएक्ट करते हैं, नोबल गैसेस भी खुद रिएक्ट करते हैं, कम करते हैं लेकिन करते हैं, वो उतना भी इनर्ट नहीं होता। ठीक है, तो वो भी करते हैं, वो भी खुद कंपाउंड बना सकते हैं, तो वो जो प्रिंसिपल जिसके ऊपर बेस्ड था ये ऑक्टेट रूल, वो खुद ही तो गलत है। उसके अलावा भी बहुत सारा एक कंपाउंड्स हम लोग को मतलब मिल रहा था, जो कि ये ऑक्टेट रूल को नाकार कर रहा था। ठीक है, वो इन ऑक्टेट रूल को फॉलो ही नहीं कर रहा था, लेकिन कंपाउंड तो बन रहा था, मतलब उसका रिएक्शन तो हो रहा था, लेकिन ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा। फिजिकली हमारे पास प्रूफ था कि हाँ ऐसा ऑक्टेट रूल को फॉलो करे बिना भी कंपाउंड्स बन रहा है, तो मतलब ऑक्टेट रूल का जो मैं हम लोगों ने बनाया था, साइंटिस्ट लोगों ने जो बनाया था कि ऑक्टेट रूल ही द मतलब उसको ही फॉलो करना पड़ेगा कंपाउंड्स बनाने के लिए, तो वो तो गलत हो गया। तो वो जो कैसे गलत हुआ ये हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट था व्हाट इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, मतलब बहुत सारा ऐसा कंपाउंड्स हम लोगों को मिल रहा था जहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी कंपाउंड बन जा रहा था। जैसे कि लेस देन 4 अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, लेस देन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनमें बहुत 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इनमें इट इज मोर कॉमन। एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हो LiCl। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लो LiCl। इसमें क्या होता था, Li क्या करता था, Li के पास था 1, ठीक है, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या करता था Cl को दे देता था आयनिक बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, 1 2 3 4 5 6, ये क्या करता था उसको दे देता था आयनिक बॉन्ड फॉर्म कर लो। ठीक है, आयनिक बॉन्ड फॉर्म करने के बाद क्लोरीन का तो 1 2 3 4 5 6 7 था, क्लोरीन का तो फॉर्म हो गया, 7 था, एक मिल गया, उसका तो 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन लिथियम का कंप्लीट नहीं हो रहा था। ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट बन रहा था। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे क्या हो रहा था, जो ऑड इलेक्ट्रॉन वाले मॉलिक्यूल्स थे, जैसे कि एग्जांपल इज NO, उसमें भी
क्या हो रहा था कि कंपाउंड तो हम लोगों को मिल रहा था लेकिन उसका ऑक्टेट फुल फिलअप नहीं हो रहा था। जैसे कि नाइट्रोजन एनओ का ही देख लेते हैं। नाइट्रोजन का कितना है? 5, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना है? ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अभी बॉन्डिंग अगर देख लेंगे, बॉन्डिंग अगर देखते हैं तो ये दोनों शेयर हो जाएगा, ये दोनों शेयर हो जाएगा। अभी ऑक्सीजन का तो हो गया 6 एंड ये शेयर करने के बाद 2, लेकिन देखो नाइट्रोजन का नहीं हो रहा है। 1 2 3 4 5 शेयर करने के बाद भी 6 एंड 7, ठीक है, 7 हो रहा है। 7 मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन ऑलरेडी नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड NO इज पॉसिबल, ठीक है। NO इज पॉसिबल। NO इज अ कंपाउंड जो कि हम लोगों के पास था, लेकिन उसका ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं हो रहा था। तो फिर कैसे हो रहा था? मतलब ऑक्टेट रूल में कुछ तो गड़बड़ी है ना, कुछ तो गड़बड़ है नया ऑक्टेट रूल में। तो और भी एग्जांपल्स था जिसका एक्सपांडेड ऑक्टेट, किसी किसी चीज का तो ऑक्टेट रूल के बाद मतलब 8 के पार भी हो रहा था, 8 के पार भी इलेक्ट्रॉन्स बन रहा था। जैसे कि उसका एग्जांपल है PF5। PF5 में क्या हो रहा था पता है? P सेंट्रल एटम था, F F F F F, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? अगर तुम बॉन्ड का ही कैलकुलेट करो ना, ये P का अगर तुम बॉन्ड कैलकुलेट करो, फॉस्फोरस का कितना हो रहा है? टोटल 5 बॉन्ड है, ईच बॉन्ड में अगर दो दो करके इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे क्या बन रहा है? फॉस्फोरस का 10 इलेक्ट्रॉन्स बन रहा है, राइट। 10 इलेक्ट्रॉन्स बन रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इलेक्ट्रॉन्स बन रहा है। यहाँ पे दो दो करके है इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग हो रहा है तो मतलब दो दो करके इलेक्ट्रॉन्स होगा, शेयरिंग हो रहा है तो दो दो करके इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो इनमें क्या बन गया? दो दो करके अगर इलेक्ट्रॉन्स है तो 10 इलेक्ट्रॉन्स बन गया, मतलब उसका ऑक्टेट को पार हो गया। यहाँ पे तो ऑक्टेट बन ही नहीं रहा था इन दोनों में, LiCl NO में तो ऑक्टेट बन ही नहीं रहा था, यहाँ पे ऑक्टेट बन के पार भी हो चुका है, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। मतलब ऑक्टेट रूल कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा नहीं कि कम हो रहा है, ज्यादा भी हो रहा है। और भी मुश्किलें है कि नोबेल गैस जो था वो भी कंपाउंड्स अब फॉर्म करने लगे। एग्जाम्पल क्या है? बहुत सारे नोबेल गैस फॉर्म करते हैं, एक CF2, ठीक है। क्रिप्टॉन भी है, KrF2 बनते हैं, ठीक है। शायद एक सी हाँ एक CF2, एक CF6, एक CF4 भी बनता है, ठीक है। तो ये जो नोबेल गैस था जेनॉन, जेनॉन फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बना रहा है। तो कैसे? ऑक्टेट रूल का जो मेन प्रिंसिपल था, ऑक्टेट रूल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल कि नोबेल गैस की तरह बन जाओ। एटम्स अगर नोबेल गैस की तरह बनना चाहता है, वो अगर नोबेल गैस की तरह गुड बॉय बन जाएगा, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो रिएक्शन इज कंप्लीट, बॉन्डिंग इज कंप्लीट। लेकिन वो प्रिंसिपल ही गायब हो गया। अभी तो नोबेल गैस खुद ही रिएक्ट करना शुरू कर दिया। ऐसा भी कंपाउंड्स हम लोगों को मिल रहा था जहाँ पे नोबेल गैस खुद रिएक्ट करके कंपाउंड्स बना रहा है, ठीक है। एंड ऑल्सो देर इज अनदर फैक्टर कि इट डज नॉट अकाउंट फॉर शेप, ठीक है। तो जो ऑक्टेट रूल है, इसका नोशन को तो हम लोगों ने खारिज कर दिया। ऑक्टेट रूल जो था, इसका मेन जितना भी नोशंस था उसको तो हम लोगों ने खारिज कर दिया, ठीक है। लेकिन ऑक्टेट रूल से कुछ हम लोगों को बहुत मतलब रिसर्च का डेवलपमेंट हुआ, जिसके वजह से हम लोगों का नेक्स्ट थ्योरम्स जो है वो हम लोगों को मिला। नेक्स्ट थ्योरम्स जो है हम लोगों को मिला, दैट इज VACPR थ्योरी, फिर MO थ्योरी, MOT, ठीक है। VACPR थ्योरी, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, एंड देयर इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये दोनों हम लोगों को मिला। दीज आर मोर करेक्ट, ठीक है। मतलब ऑक्टेट रूल से थोड़ा एडवांस टेक्निक्स है, एंड ऑक्टेट रूल से थोड़ा एडवांस चीजें हैं जो हम लोगों को समझना पड़ेगा। लेकिन ऑक्टेट रूल इज द बेसिस ऑफ ऑल दिस। ऑक्टेट रूल इटसेल्फ वाज रॉन्ग, वो खुद गलत था, लेकिन उससे हम लोगों को VACPR एंड मोट को डेवलप करना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को डेवलप करने में आसानी हुई। डायरेक्टली हम लोगों ने VACPR तक नहीं पहुंचे, डायरेक्ट पहले हम लोगों ने ऑक्टेट रूल को समझा, परखा, जाना, समझ आया कि वो गलत है, फिर हम लोग VACPR की तरफ आगे बढ़े, ठीक है। तो इसी लेक्चर को भी हम लोग ऐसे ही लेंगे। हम लोगों ने ऑक्टेट रूल को कर दिया है खत्म, ऑक्टेट रूल हो गया है हम लोगों का खत्म, और हम लोगों ने समझ लिया ऑक्टेट रूल को, एंड ये भी समझ लिया कि ये तो गलत हो, ये तो गलत है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे VACPR थ्योरी के साथ। तो इस लेक्चर को हम लोग करते हैं खत्म। मैं आशा करता हूँ कि तुम लोगों को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट करके बताओ कि कौन सा टॉपिक तुम्हें नहीं समझ में आया, क्योंकि बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बाबा, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कमेंट करके बताओ कि कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया, तो नेक्स्ट जो VACPR वाला लेक्चर होगा उसमें मैं वो चीज़ और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा।
ठीक है? और अगर समझ में आ गया है तो वो भी कमेंट करके बताओ कि हाँ सर समझ आ गया, आप टेंशन ना लो। हम लोग ने नोट्स बना लिया, हम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो वो भी कमेंट करके बताओ ताकि मुझे थोड़ा शांति मिले, थोड़ा मुझे भी चैन मिले क्योंकि मैं भी टेंशन में हूँ तुम लोगों की वजह से। ठीक है? अच्छा, चलो अभी अगर तुम लोगों ने नोट्स बना लिया तो बहुत अच्छा, अगर वीडियो देखते-देखते नोट्स बना लिया होगा। अगर नहीं बना लिया होगा, तो मैं बोलता हूँ कि टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लो। टेलीग्राम चैनल इज़ @classvista chemistry। क्लास विस्टा केमिस्ट्री में तुम लोगों को नोट्स मिल जाएगा। ये जो लेक्चर नोट्स है, यही स्लाइड्स वगैरह मिल जाएँगे। ठीक है? वो ओज़ोन वाला होमवर्क भी वहाँ पे तुम्हें सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है? और अगर तुम इंस्टाग्राम या फ़ेसबुक पे हम लोगों को फ़ॉलो करना चाहते हो, जैसा कि मैं हर हर बार बोलता हूँ, अभी भी बोलूँगा सेम चीज़ कि सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहो, अगर रहना भी है तो हम लोगों को फ़ॉलो करो क्योंकि वहाँ पे मीम्स भी मिल जाएँगे, लेक्चर के अपडेट्स भी मिल जाएँगे, शायद अच्छा-अच्छा और भी कंटेंट मिल जाएगा, शायद इंस्टाग्राम में एक्सक्लूसिव कुछ कंटेंट बनाओ क्या? अच्छा, अभी तो नहीं बना रहा, फिर भी फ़ॉलो कर लो @classvista ऑन आईजी में, क्लास विस्टा ऑन आईजी, ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है? एंड फेसबुक में सिर्फ सर्च करो क्लास विस्टा, तुमको मिल जाएगा पेज, ठीक है? फिर भी मैं बोल रहा हूँ इंस्टाग्राम, फेसबुक से, सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहो, अगर फॉलो करना है तो वहाँ पे कर लो, अच्छा-अच्छा मीम्स देख लो, ठीक है? टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लो एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग एवरीवन। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक दिस लेक्चर, शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड सब्सक्राइब करने के बाद एक डेटिव बॉन्ड बना के अपना जो बेल आइकन है वो भी दबा दो, ठीक है? वो जो बेल आइकन है वो भी दबा दो, डेटिव बॉन्ड बना दो उसके साथ, ठीक है? चलो, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 2। तब तक के लिए पढ़ते रहो। आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।